नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैंडिनेविया के बारे में। स्कैंडिनेविया देशों के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हम देखेंगे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम नॉर्वे की बात करेंगे, स्वीडन की बात करेंगे, फिनलैंड की बात करेंगे। मुख्य रूप से जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं वो एक तो यहाँ के जो उपमाएँ दी जाती हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यहाँ के पर्वत हो गए, यहाँ की झीलें हो गई, यहाँ के प्रमुख मतलब कह सकते हैं खाड़ियाँ वगैरह हो गए, समुद्री तट वगैरह, इनसे प्रश्न पूछे जाते रहे। बाकी और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन चूँकि मानचित्र पे ये देश दिखते हैं और जब कोई भी आप विश्व स्तर पर किसी समृद्धता से लेकर के कोई भी आप रैंकिंग उठाकर देखते हैं तो इन सब देशों का नाम सबसे सर्वोच्च आता है। वो पूरी तरीके से देखेंगे तो आर्कटिक क्षेत्र में आप ये आर्कटिक लाइन देख रहे हैं ना, आर्कटिक सर्कल, इसी के उत्तर में इस क्षेत्र में स्थित होने के कारण काफ़ी ज़्यादा ठंडा एरिया रहता है, शांत लोग रहते हैं। और कह सकते हैं कि ये ऐसे देश हैं, जैसे फिनलैंड को ले लीजिए। फिनलैंड एक ऐसा देश है जो यूरोप में सबसे ज़्यादा वन का प्रतिशत यहाँ पर है। दूसरे नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर स्वीडन में है। तो इन सब देश जो हैं काफ़ी समृद्ध देशों की सूची में आते हैं। तो बात करेंगे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की। अब हम देखेंगे सबसे पहले नॉर्वे के बारे में क्या खासियत है। नॉर्वे की अगर जो बात करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी देश को पढ़ने से पहले उसके आसपास की वाटर बॉडी देखिए और किस देश से सीमा लगाता है वो देखिए। तो वाटर बॉडी की बात करेंगे तो दक्षिणी क्षेत्र में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर उत्तरी सागर दिखता है। उत्तरी सागर के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो दो जलसंधियाँ दिखती हैं, एक है स्कैगेराक, एक कैटेगाट। कैटेगाट खाड़ी भी है और ये स्कैगेराक है। स्कैगेराक और कैटेगाट दो यहाँ पर जलसंधियाँ दिखती हैं। स्कैगेराक जलसंधि जो है वो नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं डेनमार्क का जूटलैंड प्रायद्वीप है, इसी को काट करके कील नहर बनाई गई है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये हो गया नॉर्वे और ये हो गया डेनमार्क। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको फियोर्ड तट दिखता है। मैंने जब महासागरीय जल के कार्य मैंने बताए थे, उसमें मैंने सागरीय जल के कार्य मैंने बताया था फियोर्ड तट क्या होता है। फियोर्ड तट ये हिस्सा जब बहुत तेज़ी से यहाँ पर जब सागरीय धाराएं जब उठती हैं, सागरीय धाराओं की वजह से तट जो होता है वो कट फट जाता है और हिस्सा नीचे धंस जाता है। यहाँ पर इसलिए कटे फटे तट का निर्माण होता है, जिसको हम फियोर्ड तट बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं फियोर्ड तट दिख रहा है। तो फियोर्ड तटों का देश किसको बोला जाता है? नॉर्वे को बोला जाता है। ये भी प्रश्न आपको मिल सकता है। मध्य रात्रि का सूर्य का देश भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा मध्य रात्रि के सूर्य का देश। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्थित कहाँ पर है देखेंगे तो काफ़ी उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। हालांकि क्योंकि आप जान रहे हैं कि हालांकि मैं सब चीज़ें पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए क्या है, सन है। ये हो गई क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? ये आप जान रहे हैं ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि आप जान रहे हैं ना पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये आप सीधे सीधे लाइन ले लीजिए। ये अगर जो अब पृथ्वी जब घूर्णन करेगी तो अगर जो ये हिस्सा दक्षिणी ध्रुव है, 6 महीने बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये हिस्सा कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये लाइन आप देख लीजिए। तो ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है, तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया। पृथ्वी जब यहाँ पे घूर्णन करेगी, घूर्णन करते वक्त भी देखेंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ तक भी सनलाइट पड़ेगी। तो इस हिस्से में क्या होगा कि हमेशा क्या होगा, पूरी तरीके से यहाँ पर दिन रहता है। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात की स्थिति रहती है, क्योंकि 6 महीने बाद जब पृथ्वी चली उत्तर की तरफ चली जाएगी तो यहाँ पर रात हो जाएगी। और ये वाला ऐसा, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन इस जगह से करती है। इस जगह से करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और जब पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दिन रात और जगह तो होते हैं, लेकिन ये हिस्सा हमेशा क्या होता है, सूर्य के सामने रहता है। इस वजह से यहाँ पर रात में भी सूरज दिखाई देता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, रात में भी सूरज दिखाई, इसलिए इसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश बोलते हैं। और जब मध्य रात्रि के द्वीप की बात आएगी तो वो हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक है, जो सबसे उत्तरतम राजधानी है। दूसरे नंबर पर हेलसिंकी, अभी हम बताएंगे। बाकी यहाँ पर और जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है इसकी राजधानी क्या है, ओस्लो है, जहाँ पर अम्ल वर्षा केंद्र जो कहाँ पर है, तो यहीं पर ओस्लो में स्थित है। बाकी इस क्षेत्र में देखेंगे तो ये यहाँ पर जोलन माउंटेन आपको दिखेगा, ऐसे स्कैंडिनेवियन पर्वत कहते हैं। जोलन पर्वत की बात होगी, इसी का एक पार्ट है जोलन पर्वत, यहीं पर आपको दिखेगा। तो जोलन पर्वत कहाँ है? नॉर्वे में स्थित है। स्कैंडिनेविया पर्वत का विस्तार नॉर्वे और स्वीडन दोनों में है, याद रखिएगा। इस क्षेत्र में जब देखेंगे तो उत्तरी हिस्से में पूरी के पूरी तरीके से यहाँ पे बर्फ जमी रहती। ये वाला हिस्सा पूरा मैंने बताया फ्योर्ड है। हालांकि पूरी तरीके से मैप बनाना संभव नहीं है, ये आपको काफ़ी कटा फटा सा दिखेगा। और लेकिन इन द्वीपों से लेकर के भी यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यहाँ पर पुल वगैरह बना दिए हैं, ब्रिज वगैरह बना करके द्वीप से जोड़ दिए गए। तो यहाँ पर आपको ब्रिज का एक जाल सा भी आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। बहुत से यहाँ पे टनल वगैरह भी बनाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आप 7 स्टार वाटरफॉल भी बढ़ते हैं तो यहीं पर ही है।
यहाँ पर और देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है ये हिस्सा ओस्लो है। ओस्लो का जो ये वाला पोर्शन आपको देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला, यहाँ पर पहाड़ी भी है और घाटियों का क्षेत्र यहाँ पर है। बाकी उत्तरी हिस्सा तो फ्योर्ड आप जान ही रहे हैं। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये घाटी और पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए मैंने लिखा हुआ है। बाकी ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये नॉर्वेजियन सागर है, ऊपर की तरफ से आर्कटिक सर्कल गया हुआ है। सीमा की बात करेंगे तो इस देश की सीमा 3 देशों से लगती है। ये हो गया स्वीडन, और ये हो गया फिनलैंड, और ये हो गया रूस। तो रूस, स्वीडन और फिनलैंड 3 देशों से इस देश की सीमा लगती है। इसको भी आप याद रखिएगा। ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं बैरेंट सी है, ऊपरी हिस्सा ये क्या बैरेंट सी, ऊपर की तरफ देख रहे हैं पूरा आर्कटिक, पूरा हिस्सा क्या है वो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं वो क्या है, आर्कटिक महासागर है। और ये आप देख रहे हैं ये क्या, बैरेंट सागर है, उसको भी आप याद रखिएगा, बैरेंट सागर। और इस तरफ देखेंगे तो रूस का, ये मैंने डॉटेड लाइन बना दी है, रूस का कोला प्रायद्वीप आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप, अब आइए हम बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन में बहुत चीज़ें खास नहीं है जो परीक्षा में आती हैं, उनकी बात करेंगे। स्वीडन की अगर जो बात करेंगे तो राजधानी क्या, स्टॉकहोम है। आसपास की जलराशियों की बात करेंगे तो दक्षिण की तरफ आप देखेंगे तो कैटेगाट जलसंधि पड़ती है, और ये पूरा हिस्सा बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी के बाद देखेंगे तो ये बोथनिया की खाड़ी है, इसको आप याद रखिएगा। और ये वाला हिस्सा आप जान ही रहे, ये उत्तरी सागर है, और ये स्कैगेराक जलसंधि है। यहाँ पर और भी देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है ये स्कैंडिनेविया पर्वत, आप जान ही रहे हैं, वो तो आप मैंने भी बताया था, स्कैंडिनेविया पर्वत है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि स्कैंडिनेविया पर्वत से यहाँ पर नदियाँ निकलती हैं, और निकलने के बाद में इसी तरफ से होते हुए यहाँ पर ये नदियाँ इस तरफ आती हैं, तो उसको भी याद रखेगा। तो अर्थात एक स्कैंडिनेविया पर्वत क्या है, एक रीढ़ की हड्डी के जैसे कह सकते हैं, पर्वत के जैसे उठा हुआ है, और इसके दोनों तरफ से नदियाँ, दोनों तरफ नहीं कह सकते हैं, मुख्य रूप से इधर नदियाँ ज़्यादा नहीं आती, इधर मुख्य तरफ से जाती हैं। इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये हिस्सा थोड़ा सा कम उठा हुआ है, लेकिन ये पर्वत हो गया, ये वाला हिस्सा काफ़ी नीचे, तो नदियाँ जो है प्रवाह इस तरफ, हालांकि उस तरफ भी नदियाँ जाती हैं। अब आप बात करेंगे यहाँ पर और क्या खासियत है, तो और की हम बात करेंगे तो यहाँ का जो फेमस क्षेत्र है उसको बोलते हैं किरुणा क्षेत्र या करुणा क्षेत्र के नाम से प्रश्न आ जाता है। तो किरुणा क्षेत्र या करुणा क्षेत्र जो है वो स्वीडन का क्षेत्र है, जो जाना जाता है लौह अयस्क के लिए। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किरुणा क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, तो लौह अयस्क के लिए। जहाँ और पूछा जाए किरुणा क्षेत्र किस जगह का है, तो आप जब बता सकते हैं कि वो किसके लिए जाना जाता है, वो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, स्वीडन में है। और जैसे आप उत्तरी साइलेशिया पढ़ते हैं पोलैंड का, तो ये सब जगह हैं, उनको आप याद रखिएगा, हो सकता है कभी परीक्षा में आ जाए इनसे प्रश्न। बाकी बात करते हैं, ये दिख रही है आपको बोथनिया की खाड़ी, अर्थात बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड और स्वीडन के बीच में स्थित है, इसको याद रखिएगा, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में बोथनिया की खाड़ी स्थित है। और हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 2 द्वीप आपको देखने को मिलते हैं, एक है गॉटलैंड, एक है ओलैंड। 2 झीलें हैं, वांड्रन और वाटरन और वार्नर। तो दोनों झीलें इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। और 2 द्वीप हैं, ये भी याद रखिएगा, बाल्टिक सी में स्थित हैं। यहाँ पर एक ओरेसंड ब्रिज है। ओरेसंड ब्रिज जो है वो माल्मो जो पड़ता है स्वीडन में, माल्मो से लेकर के कोपेनहेगन, माल्मो से लेकर के कोपेनहेगन। कोपेनहेगन क्या है, ये राजधानी है डेनमार्क की, उसके बीच में ये ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। ये ब्रिज जो है वो कैटेगाट स्टेट पे स्थित है, अर्थात कैटेगाट इस जलसंधि पर स्थित है, जो जोड़ता है कोपेनहेगन को माल्मो से। तो वो प्रश्न वैसे तो नहीं आया अभी तक, हो सकता आ भी जाए, लेकिन इसको आप याद रखिएगा, माल्मो से लेकर के ये कहाँ तक जाता है, ये कोपेनहेगन तक जाता है। कोपेनहेगन जो है वो डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है, और राजधानी है डेनमार्क की। आइए और देखते हैं फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड और बात करेंगे, स्वीडन के बीच में जो सीमा का निर्धारण है वो टोर्ने रिवर है, टोर्ने नदी है वो करती है। टोर्ने नदी जो है वो इन दोनों देश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ये भी आर्कटिक सर्किल में इसका उत्तरी क्षेत्र आता है। अगर जो बात करेंगे इस क्षेत्र में, तो इसके राजधानी जो है क्या, हेलसिंकी है। इसके दक्षिण में दिखेगी फिनलैंड की खाड़ी, दूसरी तरफ रूस है। सबसे समीपवर्ती रूस का जो शहर है वो है सेंट पीटर्सबर्ग। और बात करेंगे तो यहाँ पर आपको फिनिश लेक लैंड आपको दिख रहा है, मतलब कि फिनलैंड का लेक लैंड, मतलब कि सहस्त्र झीलों का देश जो आप पढ़ते हैं ना। तो सहस्त्र झीलों का देश किसको बोलते हैं, वो फिनलैंड को बोला, पवन चक्कियों का देश वगैरह भी बोलते हैं।
लेकिन इसको आप याद रखिएगा। इसका जो ऊपरी एरिया है उसको बोलते हैं लैपलैंड एरिया। लैपलैंड एरिया इसको बोला जाता है जहाँ पर सामी लोग रहते हैं, सामी जाति के लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लैपलैंड एरिया इसका उत्तरी एरिया, हालांकि सामी आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है, सिर्फ यहीं पर नहीं पाई जाती है। आप देखेंगे तो वो चाहे वो नॉर्वे हो, स्वीडन हो, फिनलैंड हो, रसिया हो, रसिया का कोला प्रायद्वीप हो, इन सब जगहों पर ये हमें देखने को मिलती है। तो सामी पीपल कहाँ के हैं, वो लैपलैंड एरिया में रहते हैं। और ये मैंने बता ही दिया हेलसिंकी की राजधानी है। दक्षिण की तरफ फिनलैंड की खाड़ी, यहाँ पर बोथनिया की खाड़ी, अर्थात स्वीडन और फिनलैंड के बीच में बोथनिया की खाड़ी स्थित है। और इसके दक्षिण में देखेंगे तो आपको एस्टोनिया दिखेगा, हालांकि इन दोनों की सीमा नहीं लगती है। तो फिनलैंड किन किन देशों से सीमा बनाता है? फिनलैंड बनाता है सीमा नॉर्वे से, स्वीडन से और रूस से सीमा बनाता है। बाकी बाल्टिक सी इसके दक्षिण में आप देख रहे हैं, बाल्टिक सी, फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी किसके बीच में? फिनलैंड की खाड़ी स्थित है एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी आइए देखते हैं कुछ समूह हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है नॉर्डिक समूह प्रश्न आता है, तो नॉर्डिक समूह में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, फेरो द्वीप डेनमार्क का ही पार्ट है। तो इसको याद रखिएगा, नॉर्डिक द्वीप। नॉर्डिक में कौन, नॉर्डिक जाति जनजाति से भी प्रश्न आ जाता है। नॉर्डिक कहाँ की? वो स्कैंडिनेविया क्षेत्र में। तो नॉर्डिक में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और फेरो द्वीप भी आप इसी का ही पार्ट है। इस तरह अगर आप द्वीपों में लेंगे तो इसमें ग्रीनलैंड वगैरह सब आ जाएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड किसके अधीन है? ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। स्कैंडिनेविया समूह में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं, लेकिन अगर जो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप आ जाएगा तो थोड़ा सा हिस्सा इस प्रायद्वीप का आप फिनलैंड में भी ले सकते हैं। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो है वो प्रायद्वीप में आ जाएंगे। तो ये आइलैंड लिखा हुआ है, आइसलैंड है, याद रखिएगा, आइसलैंड। और हेलसिंकी जो राजधानी है वो विश्व की दूसरी सबसे उत्तरतम राजधानी है। पहली राजधानी जो है वो हम देखेंगे तो पहली राजधानी में देखने को मिलती है रेक्याविक, जो आइसलैंड की है। दूसरे नंबर पर ये हेलसिंकी आती है, उसको भी आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सभी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं, जो भी चीज़ें खास थी। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम बात करेंगे बाल्टिक राज्यों की, बात होगी बाल्टिक स्टेट में एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन 3 देशों की चर्चा हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।